नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। खालिदा जिया का आज फ्यूनरल है। उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। बांग्लादेश में बहुत बड़ा हुजूम वहाँ मौजूद है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहाँ पहुँच रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो बेगमों का एक बैटल करीब 20-25 साल से बांग्लादेश में चला था, वो दौर अब समाप्त होता हुआ दिख रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ज़ियाउर रहमान और मुजीबुर रहमान की बेगमें शेख हसीना और खालिदा जिया, इनके बीच एक द्वंद्व था, कौन ऊपर कौन नीचे, कौन आगे कौन पीछे। और कहीं ना कहीं शेख हसीना ने बाजी मार ली। खालिदा जिया हालांकि बांग्लादेश की सबसे पहली प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस पावर टसल में कहीं ना कहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी पीछे रह गया। और ख़ासकर 2005-06 में जब तारिक रहमान को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि उन्हें खुद की सिक्योरिटी का खतरा था। इतिहास ऐसा है कि जिसको अगर हम बार बार ना दोहराएं, बार बार ना पढ़ें, तो वो स्मरण नहीं रहता। बीएनपी का रूल मिलिट्री रूल से कम नहीं था, माफिया रूल से कम नहीं था, ऐसा कहा जाता है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी होने के बावजूद वहाँ पर जो कदम लिए गए वो चीन के इशारे पर, पाकिस्तान आईएसआई के इशारे पर लिए गए। और वहाँ की जो अंडरग्राउंड जमात है, उस जमात और उस रेडिकल ग्रुप के सपोर्ट में या उसके इशारे पर लिए गए। तारिक रहमान पर जो एक चार्ज है, जिसको कि अब तो खारिज कर दिया गया है, एक चार्ज ऐसा था कि उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर में इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए हथियारों की सप्लाई की थी कॉन्ट्रैक्ट लेकर। ये उन पर आरोप है। तो आप देख सकते हैं कि सेंटिमेंट अगर देखें तो बांग्लादेश के लिबरेशन के बाद, 1971 में बांग्लादेश के लिबरेशन के बाद, मुजीबुर रहमान जब तक कुछ काल तक थे, उसके बाद फिर से पाकिस्तान ने और किसी तरह पाकिस्तान के थ्रू चीन ने भी वहाँ पर हरकत बहुत ज़्यादा शुरू की। इधर जियोपॉलिटिक्स अगर आप देखें, भारत और इस दक्षिण एशिया के इस रीजन में अगर आप देखें तो एक तरफ पाकिस्तान है भारत के, जो कि एक ऐसी जियोपॉलिटिकल लोकेशन में है कि हर देश जो इस एरिया के अंदर अपना वर्चस्व जमाना चाहता है, उधर कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहता है। चाहे वो अमेरिका हो, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया, रशिया और चीन पर अपनी निगाहें बनाना चाहता है, चाहे वो चीन हो जो अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है और कहीं ना कहीं वार्म वाटर एक्सेस को ढूंढ रहा है इस रीजन में। और इसीलिए उसने ग्वादर पोर्ट में इतना पैसा लगाया है, उस सीपेक प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगाया है। और उससे पहले अर्स्टवाइल सोवियत रूस, जो कि ताजिकिस्तान तक फैला हुआ था, और उसने देखा कि टकलामकान कॉरिडोर के इस तरफ अफगानिस्तान और गिलगिट पीओजेके के थ्रू होते हुए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के थ्रू होते हुए फिर से किसी तरह से ईरान के साथ राब्ता करेगा और अरेबियन सी में वार्म वाटर एक्सेस को एस्टैब्लिश करेगा। तो ये अर्स्टवाइल सोवियत रूस में भी हुआ था। तो एक तरफ पाकिस्तान है जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है जिसके पास चट्टोग्राम का पोर्ट है, चिटागोंग पोर्ट है। अब जब लिबरेशन हुआ और चट्टोग्राम पोर्ट था, एक समय था जब भारत इस पोर्ट को अपने अधीन कर सकता था, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। यही चिटागोंग पोर्ट और वो जो सुंदरबन का पूरा एरिया है, वहीं पर कई सारे ऐसे द्वीप हैं जिनमें से कुछ द्वीपों पर नज़र अमेरिका की है। एक इसमें है सेंट मार्टिन आइलैंड्स। इन सेंट मार्टिन आइलैंड्स के पशोपेश में और इसी जद्दोजहद के अंदर ही शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, मैं आपको बता दूं। और शेख हसीना ने बार बार कहा कि वो वाइट मैन यानी सफ़ेद आदमी, उसको सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए थे और मैं नहीं दूंगी। बांग्लादेश की सरजमी को मैं किसी और देश को नहीं दूंगी। और सेंट मार्टिन आइलैंड्स अमेरिका को क्यों चाहिए था? क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड्स पे अगर वो अपना एयरबेस जमा लेता है, उस आइलैंड पे काबिज हो जाता है, जैसे डियोगो गार्सिया है या ताइवान है, तो अमेरिका अपने रेडार सीधा चीन पर, बीजिंग पर बना सकता है। और इस पूरे रीजन पर अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो बर्मा हो गया यानी म्यांमार, फिर थाईलैंड हो गया, वियतनाम, कंबोडिया, इस पूरे रीजन पर अपने रेडार जमा सकता है, अपनी सत्ता जमा सकता है। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो भारत है, तो भारत पर भी अपने रेडार फिक्स कर सकता है अमेरिका। पाकिस्तान में वैसे ही उसकी प्रेजेंस है। कहीं ना कहीं इस जद्दोजहद में जियोग्राफिकली अगर आप देखें, बांग्लादेश बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि चीन भी चाहता है किसी तरह बांग्लादेश पे काबिज हो,
ताकि वो जो चिकन नेक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उस पर चीन बैठ जाए और नॉर्थ ईस्ट के का एक बहुत बड़ा खतरा भारत के लिए उभर जाए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी चिकन नेक की बात की, इससे पहले कई नेताओं ने चिकन नेक की बात की है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर नेपाल और बांग्लादेश के बीच का एक मलिन कॉरिडोर है 22 किलोमीटर का, जिसके थ्रू ही भारत और पूर्वोत्तर भारत पूरी तरह एक दूसरे, मेनलैंड भारत और पूर्वोत्तर भारत अपने पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। अगर ये गर्दन पहले चौड़ी कर दी गई होती तो आज ये खतरा नहीं बनता, लेकिन नेपाल की तरफ से, यहाँ पर बिहार और बंगाल की तरफ से इसको घेरने की कोशिश की जा रही है। किशनगंज, मुर्शिदाबाद, मालदा, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से इसको घेर कर और टाइट करने की कोशिश की जा रही है, मलिन करने की कोशिश की जा रही है। अब आज की इस स्टोरी में मैं आपको खालिदा जिया के जाने के बाद क्या होगा बता रहा हूँ। तो एक बेगम थी जो भारत के साथ थी और जिसकी वजह से भारत अपने आप को कहीं ना कहीं महसूस करता था, वो थी शेख हसीना। पिछले 16-17 साल से बांग्लादेश की सत्ता पर शेख हसीना काबिज हैं। शेख हसीना ने क्या किया, बांग्लादेश के अंदर खुद की तानाशाही एक तरह से चलाई कि आवामी लीग जो उनकी पार्टी है, उसके अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां पर टिके ही ना। अब ऐसे में क्या हो गया, बीएनपी की पकड़ ज़्यादा मजबूत नहीं थी, जमात की पकड़ ज़्यादा मजबूत नहीं थी, तो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ थी ही नहीं जो शेख हसीना के अभाव में उभर सके और अपने आप को, बांग्लादेश को स्थिर रख सके और किसी तरह लोकतंत्र को बनाए रख सके। अब खालिदा जिया के निधन के बाद, खालिदा जिया 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। काफ़ी समय से वो बीमार चल रही थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि वो इस बार ये लड़ाई जीत पाएँ, और उन्होंने दम तोड़ दिया। और अराउंड द टाइम कि तारिक रहमान अपने ही इम्पोज्ड वनवास को छोड़कर यूके से वापस आए हैं। अगस्त 2024 में ही सत्ता पे आने के बाद मोहम्मद यूनुस यूके गए थे और यूके में जाकर तारिक रहमान से मिले थे और किसी तरह से कोई एक सांठगांठ बनी थी, कोई एक अरेंजमेंट बनी थी। लोगों का ये कहना है कि अब ये फरवरी में जो इलेक्शन होंगे, इसमें अवामी लीग तो बैन है, शेख हसीना का आना तो होगा नहीं, खालिदा जिया चल बसी हैं, तो तारिक रहमान के अंडर बीएनपी को खड़ा किया जाएगा और यूनुस, मोहम्मद यूनुस इस बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन जाएंगे। तारिक रहमान भले ही प्राइम मिनिस्टर बने, राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस बनेंगे और इन दोनों को पीछे से कंट्रोल करने वाली जमात होगी और जमात के साथ कुछ जिहादी तंजीमें होंगी जो कि अपना एजेंडा आगे चलाएंगी। अब इन तंजीमों को कंट्रोल कौन करता है? इन तंजीमों के इशारे सीधा JUI पाकिस्तान से और ISI से जुड़ते हैं। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक खतरा ये पैदा करते हैं। और कैसे पैदा करते हैं? क्योंकि अब भारत को बांग्लादेश में कोई मित्र नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई ऐसा हितैषी नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता पर काबिज है। आपको बता दूं व्यूअर्स की न्यूज़ 18 की टीम जब बांग्लादेश ढाका इस कवरेज के लिए पहुंची तो हमारे वीजे को डिपोर्ट करने की धमकी दे रहे थे। वो बांग्लादेश जैसा छुटभैया देश भारत के जर्नलिस्ट को डिपोर्ट करने की बात अगर कर रहा है तो आप देखिए कि वहाँ कितना एंटी इंडिया सेंटिमेंट फैलाने की कोशिश है। बावजूद इसके भारत अपने आप को बड़े संयम से दिखा रहा है, बड़े ही पेशेंस से इसको डील कर रहा है। हमारे रिपोर्टर अब वहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे वीजे को भी पैसेज मिल गया। हाँ, इसमें थोड़ी जद्दोजहद लगी। भारत के लिए अब एक बहुत डेंजरस और बहुत ही, इसको क्या कहें, ट्रिकी डिप्लोमेटिक सिचुएशन है जिसको कि उसको हैंडल करना है। किसी तरह से फरवरी के इलेक्शंस होने देना है, उसके बाद तारिक रहमान को धीरे धीरे जमात से दूर करना है, पाकिस्तान से दूर करना है और भारत परस्ती और भारत के साथ मित्रता की तरफ उसको लाना है। तारिक रहमान पहले बहुत कट्टर हुआ करता था, उसने जमात और इन जिहादी तंजीमों को अपने ब्लड ब्रदर्स कहा है। लेकिन अब के तारिक रहमान जो 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं, थोड़े से और टेम्पर्ड लग रहे हैं, थोड़े से और बैलेंस लग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें हर देश के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, खासकर हमारे पड़ोसियों के साथ, और बांग्लादेश का सबसे बड़ा पड़ोसी भारत है। तो एक तरफ हमारी विदेश नीति में हमको एक चेंज लाना पड़ेगा,
एक संशोधन लाना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें आगे की भी तैयारी करनी पड़ेगी कि अगर तारिक रहमान बीएनपी भारत परस्ती नहीं करते, भारत के मित्र नहीं बनते और भारत के साथ शत्रुता करते हैं, तो हमारा शत्रुबोध कितना तेज है, कितना तीव्र है, और उससे ज़्यादा हम राष्ट्र चिंता में कौन सी ऐसी नीति अपनाते हैं कि बांग्लादेश के अंदर बैठी है जिहादी तंजीमें अपने मंसूबों को अंजाम ना दे सकें। उनका मंसूबा बहुत क्लियर है व्यूअर्स, उनका मंसूबा है भारत को तोड़ना, भारत में दंगे फैलाना, धीरे धीरे अपनी इतना चौड़ा हो जाना कि कोलकाता और बंगाल के अंदर आकर भी वो एक तरह से वहाँ पर कलेश पैदा करें, और कोलकाता को ग्रेटर बांग्लादेश का कैपिटल समझते हैं वो, और कई असम के कई जगहों को, कई पार्ट्स को, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी रीजन्स को भी ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा मानते हैं। तो इन मंसूबों को अगर नाकामयाब करना है तो भारत को अपने चिकन नेक को चौड़ा करना है, एक और विकल्प लाना है ताकि नॉर्थ ईस्ट को करेक्ट और स्ट्रांगली समुंदर से भी और भारत से भी जोड़ सके, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी सिस्टम को हेल्प करना है, तैयार करना है, जो कि भारत के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और ख़ासकर दुश्मन पाकिस्तान के साथ बैठकर फिर से ईस्ट पाकिस्तान बनाने के ख्वाब ना देखें। तो कई सारे चैलेंजेस हैं। फ़िलहाल खालिदा ज़िया को विदाई दी जा रही है, लेकिन आगे जाकर क्या एक नए 2026 में एक नए प्रकरण की, एक नए समीकरण की अगुवाई होगी और क्या उसकी स्थापना होगी और भारत क्या इसमें काबिल होगा? ये चैलेंज है सुब्रमण्यम जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। नमस्ते।